एफ अंतराल निर्बंग के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद हैं और फटाफट से उनसे ट्रेड्स लेंगे, रिमेनिंग सेशन के लिए आउटलुक भी लेंगे। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का प्राइस एक्शन। बाजार में कुछ सेशंस की नर्वसनेस के बाद वापस थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखाई दिए हैं और खरीदारी चौतरफा देखने को मिल रही है, ना सिर्फ दिग्गजों में बल्कि छोटे मझोले स्टॉक्स में भी। इंडेक्स लेकर आते हैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी इस समय दिन के ऊपरी स्तरों को वापस अप्रोच करते हुए, हालांकि वॉलेटिलिटी रही है अब तक के ट्रेड में, 228 अंकों पर ट्रेड कर रहा है 1% की बढ़त के साथ। 25,000 के ऊपर आकर इस समय ट्रेड करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी लेकर आते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में इस समय का अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ भी बढ़त के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। 550 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक, ऑलमोस्ट 1% की गेंस। मिड कैप आधा % ऊपर है, 546 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है, वापस 1% ऊपर आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ कर रहा है ट्रेड। ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग है, दिग्गजों में भी खरीदारी, इसलिए मार्केट की वृद्धि पॉजिटिव है। 1758 स्टॉक्स जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 815 शेयर्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं पॉकेट्स। तो आज अगर आप सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे तो सभी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ है, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर, डिफेंस इंडेक्स 1% ऊपर, 1% ऊपर निफ्टी फाइनेंशियल्स हैं ही। साथ ही तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी रियल्टी में जो कि 1.5% ऊपर है। कैपिटल गुड इंडेक्स भी 1% से ज्यादा मजबूत है और ऑटो इंडेक्स में भी 1% के गेंस है। बाकी पॉकेट्स देखेंगे जिसमें मेटल्स, एफएमसीजी, आईटी, ऑयल एंड गैस हुए या फिर फार्मा हुआ, यहाँ पर 1/4% से लेकर आधा पौने 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल का सेक्टोरल एक्शन। लेकिन मार्केट क्लोजिंग तक क्या अप्रोच आपकी हो सकती है इंडेक्स वाइज या फिर स्टॉक स्पेसिफिक वाइज, उस पर लेते हैं राय। नीरव बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए टिल मार्केट क्लोजिंग। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है 25,000 का। उसके ऊपर अब 25 250 25 300 के लेवल्स तक निफ्टी आ सकता है, ऐसी संभावना है। ओवरऑल विक्स भी अगर देखें, बाकी डेटा भी देखें तो पॉजिटिव हो चला है, तो यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। नीचे में अराउंड 24,950 बढ़िया सपोर्ट है और आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 25,300 तक के आपके टारगेट नजर आएंगे। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी देखिए, पिछली बार भी मैंने यही कहा था 55,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वो कल रीटेस्ट हुआ और वहां से अच्छी बाइंग आई है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पे ओपन इंटरेस्ट काफी कम है, सो फॉलोअप सेलिंग नहीं आ रही है और बाइंग आ रही है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वापस लीड कर सकता है यहाँ से, एटलीस्ट 57,000 तक बैंक निफ्टी भी जा सकता है। तो करंट लेवल से आप फ्यूचर खरीद सकते हैं 1 से 2 दिनों में। मुझे लग रहा है कि ये टारगेट आ सकते हैं 56,000 और 55,900 बढ़िया सपोर्ट है। 55,900 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आ रही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स आपने नीरव आइडेंटिफाई किए हैं? या देखिए, एक लार्ज और एक स्मॉल कैप है, मिड कैप है। मिड कैप स्टॉक है वेरॉक इंजीनियरिंग। ये जो स्टॉक है काफी समय से कंसोलिडेशन में था, अभी हाल में इसमें ब्रेकआउट आया है 550 का और वहां से अच्छी बाइंग आई है। आई बिलीव करंट लेवल्स पे बाइंग बनाई जा सकती है ये स्टॉक में। 540 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें बाइंग करें, 580 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है डीमार्ट। डीमार्ट में भी काफी समय बाद एक ब्रेकआउट आया है, ऑल्सो गोल्डन क्रॉसओवर आया है, 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आया है आज के दिन में ये स्टॉक को। सो आई बिलीव करंट लेवल से अच्छी बाइंग हो सकती है, तो डीमार्ट में आप बाइंग कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 4500। यहाँ से 4220 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए तो ये आपको ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। डीमार्ट डे हाई पर कारोबार करते हुए फिलहाल 2% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए फटाफट से देखते हैं अब मिड कैप्स का हाल, गेनर लूजर्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स का हाल तो आपने देखा ही, 1% के गेंस देखने को मिल रहे हैं और दिन के ऊपरी स्तरों का ऊपर आकर वापस ट्रेड कर रहा है। पॉकेट्स दिखाते हैं, सभी पॉकेट्स आज हरे निशान वाली ही हैं। सरकारी बैंकों में तेजी, कैनरा बैंक 2% ऊपर, आईओबी 1% ऊपर, यूनियन बैंक में 2.5% की तेजी, सेंट्रल बैंक 1.5% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एनबीएफसीज में जहां बाइंग उसमें पीएफसी, आरईसी, आईरेडा और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। 5% ऊपर पीएफसी, आरईसी 3% ऊपर है, आईरेडा में भी 4% की तेजी है। एनर्जी स्टॉक्स में तेजी, चेन्नई पेट्रो 3% ऊपर, 2% ऊपर एमआरपीएल, आईजीएल 1.5% ऊपर है, एचओईसी में 1.5% ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। आज एक कारोबार में पावर स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% ऊपर, सीजी पावर 3.25% ऊपर, अदानी ग्रीन्स 1.5% ऊपर, टाटा पावर में 1% के तेजी देखने को मिली है। आईटी में जहां बाइंग है
उसमें मिड कैप्स में रामको सिस्टम 2% ऊपर, 2% ऊपर मास्टेक, परसिस्टेंट 2.5% ऊपर, 0.25% ऊपर बिरला सॉफ्ट कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। रियल्टी में मैक्रोटेक डेवलपर्स 2% ऊपर है, 2% का इजाफा है फिनिक्स में, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% ऊपर, 1% ऊपर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कारोबार करते हुए। अब कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो लूजिंग साइड पर, उसमें टाटा टेक 2% नीचे, 2% का नुकसान थर्मैक्स में, इंडिया भी 1.5% नीचे है और 0.2% नीचे इप्का लैबोरेटरीज का स्टॉक कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल, जहां पर एक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर पॉकेट्स खरीदारी वाली पॉकेट्स ही हैं। लेकिन अभी हमने एनबीएफसी पॉकेट में पीएफसी, आरईसी, आरईडी का जिक्र किया। तीनों में ही क्या शानदार बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट तीनों स्टॉक्स आज फोकस में है। दरअसल आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियम आसान कर दिए हैं। दोनों कंपनी पर ज़्यादातर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं वो पॉजिटिव रही हैं। क्या है डिटेल्स बताने के लिए आशीष वर्मा हैं और श्रेया ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से दोनों से समझ लेते हैं। आशीष, पहले आप बताइए। वो पहले बताओ, वो योगा कहाँ कर रहा था? ऑफिस में इतना बड़ा गार्डन है क्या? ऑफिस में तो नहीं है आशीष, लेकिन ऑफिस के नजदीक काफी बड़ा पार्क है यहाँ पर, तो एक्सेसिबल है, वहाँ किया था। बट बहुत बड़ा पार्क और बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ, ये तभी वीरू बीच में शो से बाद गायब हो जाते हैं। और हो सकता है पार्क। वीरू लंच आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच वॉक के लिए जाता है एक्चुअली वहाँ। स्टेप्स काउंट पूरे कर रहे होते हैं वो। खैर, जहां तक नॉर्म्स की बात है, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है, उसने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स दिए जाते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, वो ईज ऑफ करें। जो बैंक्स, नॉन बैंक्स यानी कि एनबीएफसीज एक्सटेंड करते हैं। ये जो नए नियम है, ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। और जब पिछले साल ड्राफ्ट आए थे ना, तो लेंडर्स की तरफ से काफी तगड़ा अपोजिशन हुआ था, क्योंकि काफी कड़े नियम थे। और जो नए रूल्स अब सामने आए हैं ड्राफ्ट के सामने, वो काफी सॉफ्टर साइड में आपको नजर आएंगे। क्या किया आरबीआई ने? जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें पहले ड्राफ्ट में कहा गया था कि 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और कल शाम आए नए नियम्स में प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट रिड्यूस करके एक्चुअली 1% पे करिए। 5% बात करी गई थी, 1% प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट की बात करिए। जो प्रोजेक्ट्स डिफर हो जाते हैं, यानी कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन जो डिसाइड होता है, अगर उससे डिफर होंगे तो हर क्वार्टर 0.37% एडिशनल आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। जहां तक कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात है, ड्राफ्ट ने कहा था 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और एक्चुअल नॉर्म कहते हैं 5 की जगह 1.5% कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो अंडर इंप्लीमेंटेशन है, उनमें आपको प्रोविजनिंग करनी होगी। एक बार प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ड्राफ्ट कह रहा था उसके बाद आपको 2.5% प्रोविजनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लेकिन नए नॉर्म्स कहते हैं केवल जो नॉर्मल प्रोविजनिंग होती है 0.4% वो आपको सेट असाइड करनी पड़ेगी। ये जितने भी अब प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टिव होंगे 1 अक्टूबर के बाद से, उसमें ये नए नियम लागू होते हुए नजर आएंगे। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है, सारे बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, खास तौर पे किसी पीएफसी, आरईसी, किसी इरीडा, किसी रेल इंफ्रा कंपनीज, उन सब के लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। इसीलिए आज रियल एस्टेट, इसीलिए आज सरकारी बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आसान शब्दों में, नए नॉर्म्स जो हैं आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स की और एनबीएफसीज की रिड्यूस कर रहे होंगे, तो आपके पास एडिशनल कैपिटल फ्री अप हो जाएगा और लोन्स देने के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी पे जो प्रेशर आना था वो ईज ऑफ हो रहा होगा। तो इसीलिए नए लेंडिंग नॉर्म्स कहा जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रिवाइव करते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए उत्साह अक्रॉस सेक्टर आपको नजर आएगा। तो अक्रॉस सेक्टर मोमेंटम है। खबर क्या है वो आशीष ने समझाई, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं वो श्रेया से समझ लेते हैं। बताइए श्रेया। ब्रोकरेजेस भी वही कह रहे हैं जो आशीष जी ने कहा। और आपने स्टॉक पे रिएक्शन देखा आज, आरईसी, पीएफसी, रेड्डा वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। 4.5% से ज्यादा की तेजी सभी स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। सेलेसी ने इस पे एक रिपोर्ट निकाले इंडिया पावर फाइनेंसिंग कंपनीज के ऊपर। उनका मानना है कि आरईसी, पीएफसी, रेड्डा आने वाले वक्त में काफी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए पीएफसी और आरईसी को आउट परफॉर्म की कॉल दी है। दोनों ही का टारगेट प्राइस 525 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है बढ़ाकर। और बात की जाए तो अगर अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो करीब 35 से 35% का अपसाइड पोटेंशियल दोनों में ही नजर आता है। सीएलएसए को सिटी की भी रिपोर्ट आई। दोनों का ही मानना है कि आरबीआई ने जो अब नए रूल जारी किए हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर वो काफी आसान है। आशीष जी ने बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रखा भी। और नए नियम ड्राफ्ट
ड्राफ्ट के मुकाबले देखेंगे तो काफ़ी आसान है। क्या है नए नियम? तो ड्राफ्ट में पहले 5% प्रोविजनिंग का प्रस्ताव था, अब उसको घटाकर बैंक और एनबीएफसीज के लिए 1% की प्रोविजनिंग कर दी गई है और ये पॉजिटिव ट्रिगर होगा। अब आरईसी और पीएफसी की जो स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग होगी वो 0.95% से लेके 1.13% पर आ चुकी है। तो ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है इन पूरी कंपनीज के लिए, इसलिए आज एक्शन में। शुक्रिया आशीष और श्रेया आप दोनों का ही ये बताने के लिए। इनफैक्ट पीएफसी आरईसी पर राय भी ले लेते हैं। मोमेंटम स्ट्रांग इन दोनों ही शेयर्स में। नीरव बताइए और कितनी तेजी यहां से आगे एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है? ट्रेडिंग पोजीशंस किसी की हो तो उनके लिए क्या सजेशंस? देखिए बहुत बढ़िया रैली आई है, दोनों ही स्टॉक में एकदम सपोर्ट लेवल से आई है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से पीएफसी बेटर रहेगा। व्हाई? बिकॉज इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है, वॉल्यूम भी काफी बढ़िया है। तो करंट लेवल से आप पीएफसी खरीदिए। नो डाउट अगर आरईसी भी है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर यस पीएफसी ज्यादा भाग सकता है। यहाँ से 440 के लेवल्स आ सकते हैं पीएफसी में, तो वो लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं अगर बाइंग किया है। नहीं किया तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 400। आरईसी अगर आपके पास है तो आरईसी पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है 388 का। तो 386 के स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक भी ऊपर में अराउंड 410 के लेवल्स तक आ सकता है। चलिए ये बात हुई पीएफसी आरईसी के। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एचडीबी फाइनेंशियल का 12,500 करोड़ का आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाला है, लेकिन दलाल स्ट्रीट में इस साइज के आईपीओ कैसा कर रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हुरमास फताकिया। हुरमास बताइए। एक बहुत बड़ा आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर दस्तक देने जा रहा है एचडीबी फाइनेंशियल का। 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ है और इतने बड़े आईपीओ का काफी अरसे के बाद जो है बाजार में आगमन हुआ है। मगर क्या बड़े साइज के आईपीओज ने निवेशकों को बड़े रिटर्न्स दिए हैं? आइए देखते हैं। देश का सबसे बड़ा आईपीओ पिछले साल आया था Hyundai मोटर्स का, लगभग 28,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था। मगर 8 महीने लिस्ट होने के बाद भी स्टॉक जो है अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ही कामकाज कर रहा है। Hyundai मोटर्स से पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो एलआईसी का था। 21,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था। 949 रुपए के उसके आईपीओ प्राइस थी और 3 सालों के बाद भी अभी भी ये स्टॉक जो है अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है। हालांकि ये और बात है कि 1200 तक के उसने हाइज बनाए थे और हाइज के बाद से ये 25% नीचे कामकाज कर रहा है। पेटीएम एक ऐसा आईपीओ है जिसने लिस्टिंग के बाद से अपने आईपीओ प्राइस को देखा तक नहीं है। 18,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था। नवंबर 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और आज भी अपने आईपीओ प्राइस से ये 60% नीचे कामकाज कर रहा है। एक बड़ा वैल्यू डिस्ट्रॉयर इमर्ज हुआ है पेटीएम पिछले 3.5 सालों में। कोल इंडिया बरसों से भारत का एक सबसे बड़ा आईपीओ था। पेटीएम के आगमन से पहले 15,000 करोड़ का ये आईपीओ था और बरसों की आउट परफॉर्मेंस के बाद हाल ही में जाकर के जो है कोल इंडिया ने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया है और अब जो है अपने आईपीओ प्राइस से 60% ऊपर कामकाज कर रहा है। ये और बात है कि अपने रीसेंट हाइस से 30% नीचे है, मगर कोल इंडिया एक हैवी हेल्दी डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक भी है। एक और बड़ा आईपीओ जो पिछले साल आया था वो स्विगी का था। 11,000 करोड़ का आईपीओ था और नवंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। अब भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है और अपने पोस्ट लिस्टिंग हाइस जो कि 600 रुपए के ऊपर थे उनसे तो लगभग 40% नीचे जो है स्विगी कामकाज कर रहा है। और बड़े आईपीओस की श्रेणी में अगर हम देखें तो जीआईसी एक और नाम है। ये भी एक 11,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था और 912 रुपए की इसकी लिस्ट आईपीओ प्राइस थी और आज भी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अपने लिस्टिंग प्राइस को या अपने आईपीओ प्राइस को आज तक देखा नहीं है। 60% नीचे अपने आईपीओ प्राइस से ये भी कामकाज करता हुआ। और आखिर में जो है एसबीआई कार्ड्स एक और नाम आता है। ये भी एक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और हाल ही में इसने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया है और अब जाकर के ये 24% के रिटर्न्स अपने आईपीओ प्राइस से इसने ज्यादा दिए हैं। पेंडेमिक के दौरान इसकी लिस्टिंग हुई थी और हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग हुई थी। एनटीपीसी की एक यूनिट है, 10,000 करोड़ का इसका आईपीओ था। अब भी अपने आईपीओ प्राइस पे ही जो है ट्रेड कर रहा है और अपने पोस्ट लिस्टिंग हाइस जो कि 155-160 के आसपास है उससे लगभग 30% नीचे जो है वो कामकाज कर रहा है। लोग कहते हैं बड़ा है तो बेहतर है, मगर ये आईपीओ के मामले में शायद फिलहाल लागू ना हो। बाजार को ये उम्मीद होगी कि एचडीबी फाइनेंशियल इस ट्रेंड को आगे चलकर पलटे। शुक्रिया आपका हुरमास से डिटेल्स शेयर करने के लिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी, जब वापस आते हैं।
आप दे रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से लेकर आते हैं क्लैडम वन का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चला 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता, जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के विरल छेदा के बीच में रिटर्न की स्थिति सामने लीड कर रहे हैं विरल। 13% रिटर्न के साथ पहले पायदान पर सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो 4.5% रिटर्न दे रहा है, तेजस शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न देते हुए। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखें न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के एमडी वेंकट रमन नारायणन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।